देखते हैं रुक्मणी पब्लिकेशन यानी एस्टेट का बुक है, रुक्मणी पब्लिकेशन का बिहार शिक्षा पात्रता परीक्षा 2025 का है। ठीक है, कंप्यूटर 100 अंकों के लिए सिर्फ हम कंप्यूटर का देखेंगे 100 अंक के लिए। ठीक है, इसमें 10 सेट है, हम लोग सेट नंबर आज 5 देखेंगे। सेट नंबर 5 देखें। चलिए देखते हैं, सेट नंबर 5 है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में कैश कोहेरेंस समस्या किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी है मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में कई कैश के बीच डेटा स्थिरता बनाए रखना होता है। ठीक है, यानी कंप्यूटर आर्किटेक्चर में कैश कोहेरेंस समस्या किससे संबंधित है। मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में कई कैश क्या होता है, बीच डेटा स्थित बनाए रखना होता है। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कौन सा प्रोटोकॉल मुख्य रूप से ईमेल भेजने के लिए उपयोग किया जाता है। कौन किया जाता है, SMTP, यानी कौन सा प्रोटोकॉल मुख्य रूप से ईमेल भेजने के लिए किया जाता है, SMTP बोलते हैं सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या बोलते हैं, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। यानी डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। ऑप्शन नंबर बी होगा डेटा रिडंडेंसी और इम्प्रूव डेटा इंटीग्रिटी को कम करना होता है। यानी डेटा रिडंडेंसी और इम्प्रूव डेटा इंटीग्रिटी को कम करना होता है। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम में पेजिंग तकनीक का उपयोग किसके लिए किया जाता है, मेमोरी मैनेजमेंट के लिए। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम में पेजिंग तकनीक का उपयोग किसके लिए किया जाता है, मेमोरी मैनेजमेंट के लिए किया जाता है। पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है डायनामिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम डिजाइन तकनीक की मुख्य विशेषता क्या है। ऑप्शन नंबर बी होगा ओवरलैपिंग उप समस्याओं को समाधान को संग्रहित करने और पुनः उपयोग करना होता है। यानी डायनामिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम डिजाइन तकनीक की मुख्य विशेषता क्या है, ओवरलैपिंग उप समस्याओं के समाधान को संग्रहित करना और पुनः उपयोग करना होता है। अब छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं फॉर्मल लैंग्वेज थ्योरी पुश डाउन ऑटोमेटा किस प्रकार की भाषाओं को पहचानता है। ऑप्शन नंबर बी है कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। क्या है, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। यानी फॉर्मल लैंग्वेज थ्योरी में पुश डाउन ऑटोमेटा किस प्रकार की भाषा को पहचानता है, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को पहचानता है। ठीक है, सातवां नंबर क्वेश्चन कर रहा है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कपलिंग शब्द का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा विभिन्न मॉड्यूलों के बीच निर्भरता की डिग्री। यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कपलिंग शब्द का अर्थ क्या होता है, विभिन्न मॉड्यूलों के बीच निर्भरता की डिग्री होता है। अब 8वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है रेंडेट एरे ऑफ इंडिपेंडेंस डिस्क लेवल 5 की मुख्य विशेषता क्या है। ऑप्शन नंबर सी होगा अब स्ट्राइपिंग विथ डिस्ट्रीब्यूटेड पेरिटी। क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव पेरिटी। यानी RAID का मुख्य विशेष यानी RAID का लेवल 5 की मुख्य विशेषता क्या है, स्ट्राइपिंग विथ डिस्ट्रीब्यूटेड पेरिटी है। ठीक है, अब आते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कंप्यूटर नेटवर्क में सबनेट मास्क का उपयोग क्यों किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है अब एक IP एड्रेस में नेटवर्क और होस्ट भागों की पहचान करने के लिए होता है। यानी कंप्यूटर नेटवर्क में सबनेट मास्क का उपयोग क्यों किया जाता है, एक IP एड्रेस में नेटवर्क और होस्ट भागों की पहचान करने के लिए होता है। अब 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कौन सा ग्राफ ट्रैवर्स
एल्गोरिथम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट दृष्टिकोण का उपयोग करता है। कौन करता है? ऑप्शन नंबर बी ब्रेथ फर्स्ट सर्च यानी BFS सर्च करता है। यानी कौन सा ग्राफ ट्रेवल्स एल्गोरिथम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट FIOV दृष्टिकोण का उपयोग करता है? BFS कौन करता है? ब्रेथ फर्स्ट सर्च करता है। अब 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मशीन लर्निंग में ओवरफिटिंग कब होती है? मशीन लर्निंग में ओवरफिटिंग कब होती है? कब होती है? ऑप्शन नंबर बी होगा जब मॉडल नए अनदेखे डेटा की तुलना में प्रशिक्षण डेटा पर बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है। यानी मशीन लर्निंग में ओवर फिटिंग कब होती है? जब मॉडल नए अनदेखे डेटा की तुलना में प्रशिक्षण डेटा बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है तो ठीक है। अब 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम में थ्रेशिंग की स्थिति क्या दर्शाती है? क्या दर्शाती है? ऑप्शन नंबर बी होगा सिस्टम पेजिंग पर बहुत अधिक समय व्यतीत कर रहा है जिससे वास्तविक कार्य कम हो जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में थ्रेशिंग की स्थिति क्या दर्शाता है? सिस्टम पेजिंग पर बहुत अधिक समय व्यतीत कर रहा है जिससे वास्तविक कार्य कम हो रहा है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन कर रहा है HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी है वेब पेजों की संरचना और सामग्री बनाने के लिए। वेब पेजों की संरचना और सामग्री बनाने के लिए किया जाता है। यानी HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का उपयोग किस रूप में किया जाता है? वेब पेजों की संरचना और सामग्री बनाने के लिए। अब 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अब कौन सी मेमोरी एक्सेस विधि सबसे तेज है? यानी कौन सी मेमोरी का एक्सेस विधि सबसे तेज है? कौन है? एसोसिएटिव एक्सेस। कौन है? एसोसिएटिव एक्सेस का सबसे तेज है। अब 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं एजाइल मैनिफेस्टो किस पर अधिक जोर देता है? किस पर जोर देता है? ऑप्शन नंबर डी व्यक्ति और बातचीत कम करने वाला सॉफ्टवेयर ग्राहक सहयोग और परिवर्तन का जवाब देना होता है। यानी एजाइल मैनिफेस्टो किस पर अधिक जोर देता है? व्यक्ति और बातचीत कम करने वाला सॉफ्टवेयर ग्राहक सहयोग और परिवर्तन का जवाब देना होता है। अब 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है नेटवर्क सुरक्षा में फायरवॉल का प्राथमिक कार्य क्या है? कौन है? नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करना और नियंत्रित करना होता है। नेटवर्क सुरक्षा में फायरवॉल का प्राथमिक कार्य क्या है? नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करना और नियंत्रित करना होता है। अब 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कंपाइलर डिजाइन में इंटरमीडिएट कोड जनरेशन का क्या लाभ है? क्या लाभ है? ऑप्शन नंबर बी कोड ऑप्टिमाइजेशन और पोर्टेबिलिटी की सुविधा प्रदान करना है। यानी कंपाइलर डिजाइन में इंटरमीडिएट कोड जनरेशन का क्या लाभ है? यानी कोड ऑप्टिमाइजेशन और पोर्टेबिलिटी की सुविधा प्रदान करना होता है। अब 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किस प्रकार के डेटाबेस मॉडल में डेटा को पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप के साथ ट्री जैसी संरचना में व्यवस्थित किया जाता है? कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी होगा हायरार्किकल मॉडल। कौन है? हायरार्किकल मॉडल। अब 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक्सपर्ट सिस्टम का मुख्य घटक कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी होगा मशीन लर्निंग मॉड्यूल। कौन है? मशीन लर्निंग मॉड्यूल। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक एक्सपर्ट सिस्टम का मुख्य घटक कौन सा है? मशीन लर्निंग मॉड्यूल है। अब 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा उपयोग की जाने वाली शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम किस प्रकार की एल्गोरिथम है? किस प्रकार का? प्रीएटिव या नॉन प्रीएटिव? प्रीएटिव और नॉन प्रीएटिव है। अब 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्रिप्टोग्राफी में सीजर सिफर किस प्रकार के सिफर का उदाहरण है? किस प्रकार का है? ऑप्शन नंबर बी है
मोनो अल्फ़ाबेटिक सब ट्यूशन फीसर सिफर। कौन है? मोनो अल्फ़ाबेटिक सब ट्यूशन सिफर है। अब है 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वेब विकास में CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट का उपयोग क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी होगा वेब पेज की प्रस्तुति और स्टाइल, रंग, फ्रंट और लेआउट को नियंत्रित करने के लिए होता है। अब 23 नंबर क्वेश्चन है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन किस प्रकार आधारित होता है? बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन किस प्रकार आधारित होता है? ऑप्शन नंबर सी होगा उपयोगकर्ता की विशिष्ट शारीरिक या व्यवहारिक विशेषताएं पर, यानी उपयोगकर्ता की विशिष्ट शारीरिक एवं व्यवहारिक विशेषताओं पर आधारित है। अब 24 नंबर क्वेश्चन है क्वांटम कंप्यूटिंग में सूचना की मूल इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर सी होगा क्यूबिट। क्या है? क्यूबिट होगा। क्या होगा? क्यूबिट। अब है मेमोइजेशन और टेबुलेशन डायनामिक प्रोग्रामिंग में किस प्रकार भिन्न है? मेमोइजेशन और टेबुलेशन डायनामिक प्रोग्राम में किस प्रकार भिन्न है? मेमोइजेशन टॉप डाउन है और टेबुलेशन बॉम अप है। ठीक है, यानी मेमोइजेशन और टेबुलेशन डायनामिक प्रोग्रामिंग में किस प्रकार से भिन्न है? मेमोइजेशन टॉप डाउन है और टेबुलेशन टॉप अप है, बॉटम अप है। ठीक है। अब 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम डाइकोत्सरा के एल्गोरिथम कैसे बेहतर है? कैसे बेहतर है? ऑप्शन नंबर बी होगा यह नकारात्मक वजन वाले किनारों वाले ग्राफ के संभाल सकता है, यानी बेल फोर्ड एल्गोरिथम डाइक्वात्रा के एल्गोरिथम से कैसे भिन्न है? यह नकारात्मक वजन वाले किनारे वाले ग्राफ के संभाल सकता है। अब 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हैश टेबल में कोलिजन कब होता है? हैश टेबल में कोलिजन कब होता है? कब होता है? ऑप्शन नंबर बी जब दो अलग अलग कुंजियाँ एक ही हैश मान उत्पन्न करती है। जब दो अलग अलग कुंजियाँ एक ही हैश मान उत्पन्न करती है, यानी हैश टेबल को में कोलिजन कब होता है? जब दो अलग अलग कुंजियाँ एक ही हैश मान उत्पन्न करती है। अब 28 नंबर क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नेल मोड और यूजर मोड के बीच मुख्य अंतर क्या है? अंतर क्या है? ऑप्शन नंबर कर्नेल मोड में हार्डवेयर और मेमोरी तक अप्रतिबंधित पहुंच होती है, यूजर मोड प्रतिबंधित पहुंच होती है। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नेल मोड और यूजर मोड के बीच मुख्य अंतर क्या होता है? कर्नेल मोड में हार्डवेयर और मेमोरी तक अप्रतिबंधित पहुंच होती है, यूजर मोड में प्रतिबंधित पहुंच होती है। ठीक है। अब है 29 नंबर क्वेश्चन करा पेजिंग मेमोरी प्रबंधन योजना में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या है? ऑप्शन नंबर बी होगा एक पेज फ्रेम के भीतर आवंटित लेकिन अप्रयुक्त मेमोरी स्थान होता है, यानी पेजिंग मेमोरी प्रबंधन योजना में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या है? यानी एक पेज फ्रेम के भीतर आवंटित लेकिन अप्रयुक्त मेमोरी स्थान होता है। ठीक है। अब 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मॉनिटर एक उच्च स्तरीय सिंक्रोनाइजेशन प्रिमिटिव है, यह सेमाफोर से कैसे भिन्न है? कैसे है? ऑप्शन नंबर ए होगा मॉनिटर म्यूचुअल एक्सक्लूजन को स्वचालित रूप से संभालते हैं, यानी मॉनिटर म्यूचुअल एक्सरसाइज को क्या कहता है? स्वचालित रूप से संभालते हैं। अब 31 नंबर क्वेश्चन है डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम का उद्देश्य क्या है? यानी डेडलॉक डिटेक्शन का एल्गोरिथम का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर बी होगा यह जांचने की क्या सिस्टम में डेडलॉक मौजूद होता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग क्या फायदा है? क्या फ़ायदा है? ठीक है।
क्या फ़ायदा है? ऑप्शन नंबर बी होगा, यह विभिन्न प्रकार के प्रक्रियाओं को अनुकूलित कर सकता है और भूखमरी को कम कर सकता है। यानी मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग का क्या फ़ायदा है? यह विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं को अनुकूलित कर सकता है और भूखमरी को कम कर सकता है। ठीक है, जैसे आईओ बाउंड नामक सीपीयू बाउंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को हल करने के लिए आवश्यक 3 शर्तें क्या है? कौन सा है? ऑप्शन नंबर में म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस और बाउंडेड वेटिंग है। कौन है? म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्राम, बाउंडेड वेटिंग है। ठीक है, अब 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आरडीबीएमएस में फॉरेन की का उद्देश्य क्या है? कौन है? ऑप्शन नंबर बी होगा, दो तालिकाओं के बीच एक लिंक स्थापित करना, संदर्भात्मक अखंडता सुनिश्चित करना होता है। दो तालिकाओं के बीच एक लिंक स्थापित करना और संदर्भात्मक अखंडता सुनिश्चित करना होता है। अब 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एसक्यूएल में एचवी हैविंग क्लॉज का उपयोग कब किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी होगा, ग्रुप बाई लॉज के परिणामों पर शर्तों को फिल्टर करने के लिए होता है। अब 36 नंबर क्वेश्चन है, डेटाबेस में ट्रांजैक्शन क्या है? डेटाबेस में ट्रांजैक्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी होगा, कार्य की एक तार्किक इकाई जिसमें एक या अधिक डेटाबेस ऑपरेशन होता है जिससे समग्र रूप से निष्पादित किया जाना चाहिए। ठीक है, यानी डेटाबेस में ट्रांजैक्शन से क्या है? कार्य की एक तार्किक इकाई जिसमें एक या अधिक डेटाबेस ऑपरेशन होता है जिससे समग्र रूप से निष्पादित किया जाना चाहिए। अब है क्वेश्चन नंबर 37 है, डेटा माइनिंग का लक्ष्य क्या है? डेटा माइनिंग का लक्ष्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए होगा, बड़े डेटा सेट में पैटर्न, रुझान और उपयोगी जानकारी खोजना होता है। डेटा माइनिंग का लक्ष्य क्या है? बड़े सेट में पैटर्न, रुझान और उपयोगी जानकारी खोजना होता है। अब है 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एसक्यूएल कमांड टर्नकेट टेबल और डिलीट फॉर्म टेबल में क्या अंतर है? 38 का ए होगा, टर्नकेट तेज और कम लर्निंग का उपयोग करता है, डिलीट वेयर क्लोज की अनुमति देता है। यानी टर्नकेट तेज और कम लर्निंग का उपयोग करता है और डिलीट वेयर क्लोज की अनुमति देता है। अब 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है डीबीएमएस के संबंध में स्कीमा क्या है? डीबीएमएस के संबंध में स्कीमा क्या है? ऑप्शन नंबर बी होगा, डेटाबेस की तार्किक संरचना का विवरण है। क्या है? डेटाबेस की तार्किक संरचना का विवरण है। अब है 40 नंबर देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस क्या है? ऑप्शन नंबर बी होगा, एक डेटाबेस जो कई भौतिक स्थानों पर फैलता है। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस क्या है? एक डेटाबेस जो कई भौतिक स्थानों पर फैलता है। अब 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ओएसआई मॉडल की कौन सी परत डेटा एनक्रिप्शन, कंप्रेशन और ट्रांसलेशन जैसी सेवाएं प्रदान करती है? यानी ओएसआई मॉडल की कौन सी परत डेटा एनक्रिप्शन और कंप्रेशन और ट्रांसलेशन जैसी सेवाएं प्रदान करती है? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रेजेंटेशन। क्या होगा? प्रेजेंटेशन लेयर होता है। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है IPv6 एड्रेसिंग स्कीम IPv4 की तुलना में क्या प्रमुख लाभ प्रदान करती है? क्या आप करती है? ऑप्शन नंबर बी होगा, बहुत बड़ा एड्रेस स्पेस और बेहतर सुरक्षा सुविधाएं प्रदान करता है। ठीक है,
43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है BGP यानी बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल मुख्य रूप से किस लिए उपयोग किया जाता है? किस लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी है विभिन्न स्वायत्त प्रणालियों के बीच रूटिंग इंटर डोमेन रूटिंग के लिए किया जाता है। BGP यानी बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल मुख्य रूप से किस लिए उपयोग किया जाता है? विभिन्न स्वायत्त प्रणालियों के बीच रूटिंग यानी इंटर डोमेन रूटिंग के लिए किया जाता है। अब 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन में क्या अंतर है? क्या अंतर है? ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी सिंक्रोनस डेटा के प्रॉब्लम भेजता है जिससे क्लॉकिंग जानकारी होती है, और एसिंक्रोनस व्यक्तिगत बाइट्स को स्टार्ट अप और बिट्स के साथ भेजता है। यानी सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन में क्या अंतर है? यानी सिंक्रोनस डेटा के प्रॉब्लम को भेजता है जिसमें क्लॉकिंग जानकारी होती है। एसिंक्रोनस जो होता है व्यक्तिगत बाइट्स को स्टार्ट या स्टॉप बीट्स के साथ भेजता है। ठीक है, अब देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नेटवर्क में क्वालिटी ऑफ सर्विस का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर बी होगा विशिष्ट प्रकार के ट्रैफिक जैसे वॉइस वीडियो के लिए प्रदर्शन स्तर जैसे विलंबता बैंडविड्थ की गारंटी देना होता है। अब 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ARP यानी एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल का कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए होगा IP एड्रेस को मैक एड्रेस पर मैप करना। यानी ARP एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल का क्या कार्य है? यानी IP एड्रेस को मैक एड्रेस पर मैप करना होता है। अब 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कैसे सुरक्षा प्रदान करता है? यानी VPN जो है जिसे बोलते हैं VPN का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वो कैसे सुरक्षा प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर बी होगा सार्वजनिक नेटवर्क पर एनक्रिप्टेड टनल बनाकर। एनक्रिप्टेड क्या बनाकर? टनल बनाकर। वो जितने भी लड़के PUBG खेलते हैं वो VPN लगाकर, जैसे कि ना होता है दूसरे स्टेट से नेटवर्क लेके करते हैं। ठीक है, अब 48 नंबर क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल SDLC में रिक्वायरमेंट गैदरिंग चरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर सी होगा हितधारकों से सॉफ्टवेयर के लिए आवश्यकताओं को समझना और उनका दस्तावेजीकरण करना होता है। ठीक है, इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में रिक्वायरमेंट गैदरिंग चरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? हितधारकों में सॉफ्टवेयर के लिए आवश्यकताओं को समझना और उनके दस्तावेजी करना होता है। ठीक है, अब देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फंक्शन पॉइंट FP विश्लेषण का उपयोग किस लिए किया जाता है? किस लिए? ऑप्शन नंबर बी है प्रदान की गई कार्य क्षमता के आधार पर सॉफ्टवेयर के आकार और प्रयास का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। यानी फंक्शन पॉइंट विश्लेषण का उपयोग किस लिए किया जाता है? प्रदान की गई कार्य क्षमता के आधार पर सॉफ्टवेयर के आकार एवं प्रयास का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। अब है 50 नंबर क्वेश्चन माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर क्या है? माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर क्या है? ऑप्शन नंबर इसका बी होगा एक दृष्टिकोण जहां एक एप्लीकेशन की छोटी स्वतंत्रता के रूप में तैनात करने योग्य सेवाओं को संग्रहण के रूप में संचालित किया जाता है। यानी माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर क्या है? यानी एक दृष्टिकोण जहां एक एप्लीकेशन को छोटी स्वतंत्र रूप से तैनात करने योग्य सेवाओं को संग्रह के रूप में संचालित किया जाता है। अब 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है म्यूटेशन टेस्टिंग का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर बी होगा टेस्ट सूट की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए कोड के छोटे बदलाव म्यूटेशन पेश करना होता है। यानी म्यूटेशन टेस्टिंग का उद्देश्य क्या है? कोड कवरेज का आकलन करना। ये होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन यूज
यूजिबिलिटी टेस्टिंग किस पर केंद्रित है, यानी यूजिबिलिटी टेस्टिंग किस पर केंद्रित है, किस पर? ऑप्शन नंबर सी, अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग करना कितना आसान और सहज होता है, यानी यूजिबिलिटी टेस्टिंग किस पर केंद्रित होता है? अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग करना कितना आसान और सहज होता है, उस पर काम करता है। अब अगला क्वेश्चन 53 नंबर, सॉफ्टवेयर रख रखाव और एडाप्टिव मेंटेनेंस क्यों आवश्यक है? ऑप्शन नंबर बी है, सॉफ्टवेयर को बदलते परिवेश जैसे नया ओएस हार्डवेयर के अनुकूल बनाने के लिए जरूरी है। अब 54 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 54 का, तकनीकी ऋण सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या दर्शाता है? तकनीकी ऋण और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या दर्शाता है, क्या दर्शाता है? ऑप्शन नंबर बी है, भविष्य में अतिरिक्त रिवर्क की अंतर्निहित लागत जो अब आसान समाधान चुनने से उत्पन्न होती है। अब 55 नंबर क्वेश्चन है, ओओपी में एक एनकैप्सुलेशन का क्या लाभ है, क्या लाभ है? ऑप्शन नंबर बी है, डेटा एट्रीब्यूट को उसके साथ काम करने वाली विधियों मेथड के साथ बंडल करना और आंतरिक स्थिति के बाहरी पहुंच से छिपाना होता है, यानी डेटा हाइडिंग होता है। अब 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक एब्स्ट्रैक्टर क्लास और एक इंटरफेस में मुख्य अंतर क्या है जावा 8 से पहले के संदर्भ में? ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कंस्ट्रक्शन और इंस्टेंट वेरिएबल हो सकते हैं, इंटरफेस में आमतौर पर नहीं, यानी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एक इंटरफेस में मुख्य अंतर क्या है? क्या है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कंस्ट्रक्शन और इंस्टेंट वेरिएबल हो सकता है, इंटरफेस में आमतौर पर नहीं होता है। अब 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ओओपी में कॉन्ट्रैक्टर का उद्देश्य क्या है? यानी ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑब्जेक्ट बनाते समय इसे इनिशियलाइज करना होता है, यानी ओओपी में कॉन्ट्रैक्टर का उद्देश्य क्या होता है? ऑब्जेक्ट बनाते समय इनिशियलाइज करना होता है। ठीक है, अब 58 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, जावा में थ्रो कीबोर्ड का उपयोग कब किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी होगा, यह इंगित करने के लिए कि कोई मेथड या निश्चित प्रकार का क्वाड एक्सप्रेशन फेंक सकता है और इसे कॉल करने वाले संभालना होगा या घोषित करना होगा। ठीक है, जावा में थ्रो कीबोर्ड का उपयोग कब किया जाता है? यह इंगित करने के लिए कि कोई मेथड एक निश्चित प्रकार का पकड़ एक्सेस के फेंक सकता है। ठीक है, फेंक सकता है। ठीक है, अब 59 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ऑब्जेक्ट 59 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम में एक क्लास के डेटा सदस्यों को बाहर से सीधे एक्सेस से बचाने की अवधारणा क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर सी, एनकैप्सुलेशन या डेटा हाइडिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? एनकैप्सुलेशन या डेटा हाइडिंग कहलाती है। 60 नंबर क्वेश्चन है, एक कंस्ट्रक्टर का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर बी होगा, क्लास के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज्ड करना होता है, यानी क्लास के ऑब्जेक्ट को क्या करना? इनिशियलाइज करना होता है। अब 61 नंबर क्वेश्चन करना, ओएसआई मॉडल की कौन सी परत डेटा को फ्रेम में व्यवस्थित करने और भौतिक पते जैसे एमएससी एड्रेस को संभालने के लिए जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? ऑप्शन नंबर बी, डेटा लिंक परत। कौन है? डेटा लिंक परत जिम्मेदार है। ठीक है, 62 नंबर क्वेश्चन है, एचटीटीपी, जीईटी और पीओएसटी विधियों के बीच एक मुख्य अंतर क्या है? मुख्य अंतर क्या है? ऑप्शन नंबर सी है, जीईटी डेटा को यूआरएल भेजता है जबकि पीओएसटी डेटा को अनुरोध के मुख्य माध्यम को बॉडी में भेजता है। अब 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सीएसएस में सेलेक्टर का क्या उद्देश्य है?
क्या उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर ए होगा HTML तत्वों को स्लाइड लागू करने के लिए चुनना। यानी CSS में सेलेक्टर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? HTML तत्वों को स्टाइल लागू करने के लिए चुनना। CSS का ठीक है सेलेक्टर पैटर्न होता है। ठीक है, अब है ऑप्शन 64 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन कर रहा है SQL में प्राइमरी की कंस्ट्रेंट का क्या सुनिश्चित करता है? क्या सुनिश्चित करता है? ऑप्शन नंबर बी है कॉलम में मान NULL नहीं हो सकता और तालिका में प्रत्येक पंक्ति के लिए अद्वितीय होना चाहिए। यानी SQL में प्राइमरी की कंस्ट्रेंट क्या सुनिश्चित करता है? कॉलम में मान नूल नहीं हो सकता है और तालिका में प्रत्येक पंक्ति के लिए अद्वितीय होना चाहिए। ठीक है, अब 65 नंबर क्वेश्चन का SQL में डिलीट स्टेटमेंट का उपयोग करते समय वेयर क्लोज क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर सी है यह निर्दिष्ट करता है कि कौन सी पंक्ति हटाई जानी है और इसके बिना तालिका की सभी पंक्तियां हटा दी जाएगी। ठीक है, अब 66 नंबर क्वेश्चन कर रहा है PHP इंक्लूड और रिक्वायर्ड के बीच मुख्य अंतर क्या है? ऑप्शन नंबर सी होगा यदि रिक्वायर्ड द्वारा निर्दिष्ट फाइल नहीं मिलती है तो यह एक घातक त्रुटि उत्पन्न करती है और स्क्रिप्ट रुक जाती है। इंक्लूड केवल एक चेतावनी उत्पन्न करेगा और स्क्रिप्ट जारी रहेगी। ठीक है, अब 67 नंबर क्वेश्चन कर रहा है SQL में ALTR अल्टर टेबल स्टेटमेंट का उपयोग किस लिए किया जाता है? किस लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी है किसी मौजूदा तालिका की संरचना को बदलने के लिए, यानी किसी मौजूदा तालिका की संरचना को बदलने के लिए, यानी जैसे कॉलम जोड़ना, हटाना या संशोधित करना होता है। ठीक है, SQL में अल्टर टेबल स्टेटमेंट का उपयोग किस लिए किया जाता है? यानी किसी मौजूदा तालिका की संरचना को बदलने के लिए किया जाता है। अब 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक भाषा नियमित है यानी रेगुलर है यदि और केवल और यदि इसे इसके द्वारा स्वीकार किया जा सकता है तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा फाइनाइट ऑटोमेशन। क्या होगा? फाइनाइट ऑटोमेटन होगा। अब 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नियमित अभिव्यक्ति ए और बी किस भाषा का वर्णन करती है? ऑप्शन नंबर सी ए और बी अक्षरों से बनी सभी संभावित स्ट्रिंग्स निखाली स्ट्रिंग सहित होती है। अब 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है औपचारिक भाषाओं के सिद्धांत में पार्सिंग क्या है? ऑप्शन नंबर बी होगा यह निर्धारित करने की प्रक्रिया कि क्या कोई स्ट्रिंग किसी दिए गए व्याकरण से संबंधित है और यदि हाँ तो इसकी संरचना का निर्धारण करना होता है। आमतौर पर एक पार्स ट्री है। ठीक है, यानी औपचारिक भाषा के सिद्धांत पर पार्सिंग क्या है? यानी ये निर्धारित करने की प्रक्रिया जब कोई स्ट्रिंग किसी दिए गए व्याकरण से संबंधित है तो यदि हाँ तो इसकी संरचना क्या है? संरचना का निर्धारण करना होता है। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 71 का रहा है एक नियतात्मक पुश डाउन ऑटोमेटन किस प्रकार की भाषाओं को पहचान सकता है? ऑप्शन नंबर सी है नियतात्मक संदर्भ मुक्त भाषाओं का एक उपसमूह। यानी एक नियतात्मक पुश डाउन ऑटोमेशन किस प्रकार की भाषाओं को पहचान सकता है? नियतात्मक संदर्भ मुक्त भाषाओं का एक उपसमूह होता है। अब 72 नंबर क्वेश्चन कर रहा है वो कौन सी भाषा है जो संदर्भ मुक्त तो है लेकिन नियमित नहीं है? कौन है? ऑप्शन नंबर ए है L बराबर AN N greater than equal to 0। ठीक है, यानी कौन सी भाषा है जो संदर्भ मुक्त तो है लेकिन नियमित रेगुलर नहीं है? L बराबर AN N greater than equal to 0। ठीक है, 73 नंबर क्वेश्चन है एक ट्यूरिंग मशीन में टेप का क्या कार्य है? क्या कार्य है?
ऑप्शन नंबर बी है इनपुट को पढ़ना और गणना के दौरान मध्यवर्ती परिणामों को संग्रहित करने के लिए कार्य स्थान के रूप में कार्य करना होता है। अब 74 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कम्यूटेबिलिटी थ्योरी मुख्य रूप से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? समस्याओं को सैद्धांतिक रूप से एल्गोरिदम द्वारा हल किया जा सकता है या नहीं। ठीक है, यानी कम्यूटेबिलिटी थ्योरी का मुख्य रूप से किससे संबंधित है? समस्याओं को संवैधानिक रूप से एल्गोरिथम द्वारा हल किया जा सकता है या नहीं। ठीक है, 75 कह रहा है एलओटी उपकरणों को इंटरनेट से जोड़ने के लिए आमतौर पर किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी है गेटवे। किसका उपयोग? गेटवे का उपयोग किया जाता है। अब 76 कह रहा है एलओटी सुरक्षा में एक मुख्य चिंता क्या है? क्या है? ऑप्शन नंबर सी है कई उपकरणों की भेद्यता और गोपनीयता संबंधी चिंताएं। यानी एलओटी सुरक्षा में एक मुख्य चिंता क्या है? कई उपकरणों की भेद्यता और गोपनीयता संबंधी चिंताएं को दिखाता है। अब 77 नंबर क्वेश्चन कर रहा है MQTT प्रोटोकॉल में ब्रोकर की क्या भूमिका होती है? क्या होती है? ऑप्शन नंबर सी होगा यानी प्रकाशकों से संदेश प्राप्त करना और उन्हें सब्सक्राइबरों तक पहुंचाना होता है। यानी MQTT प्रोटोकॉल में ब्रोकर की क्या भूमिका होती है? प्रकाशकों के संदेश प्राप्त करना और उन्हें सब्सक्राइबर तक पहुंचाना होता है। अब 78 नंबर क्वेश्चन कर रहा है वायरलेस सेंसर नेटवर्क में ऊर्जा दक्षता क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर ए है क्योंकि सेंसर नोड्स अक्सर बैटरी चलित होती है और उन्हें लंबे समय तक काम करने की आवश्यकता होती है। यानी वायरलेस सेंसर नेटवर्क में ऊर्जा दक्षता क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि सेंसर नोड्स अक्सर बैटरी चलित होती है, उन्हें लंबे समय तक काम करने की आवश्यकता होती है। अब 79 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अब कौन सा IIoT का नया अनुप्रयोग है? कौन है? ऑप्शन नंबर सी है प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस इन फैक्ट्री। प्रेडिक्टिव मैनेजमेंट इन फैक्ट्री है। अब 80 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मोडबस यानी MODBS प्रोटोकॉल का उपयोग मुख्य रूप से किसके संदर्भ में किया जाता है? किसके किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी है औद्योगिक स्वचालित प्रणाली में किया जाता है। औद्योगिक स्वचालन प्रणाली में मोडबस प्रोटोकॉल का उपयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? औद्योगिक संचालन प्रणाली में किया जाता है। अब 81 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कृत्रिम बुद्धिमत्ता में एक एजेंट क्या है? ऑप्शन नंबर सी है कुछ भी जो अपने पर्यावरण को सेंसर के माध्यम से समझ सकता है और एक्ट्यूटर्स के माध्यम से उत्पन्न उस पर कार्य कर सकता है, वही है AI। ठीक है, अब है 82 में क्वेश्चन है विशेषज्ञ प्रणालियों में नियम आधारित प्रणाली किस रूप का उपयोग करती है? ऑप्शन नंबर बी होगा यदि तब नियम यानी इफ देन रूल। अगला क्वेश्चन देखते हैं 83 नंबर कर रहा है गैर पर्यवेक्षित शिक्षण का लक्ष्य क्या है? गैर पर्यवेक्षण शिक्षण का लक्ष्य क्या है? ऑप्शन नंबर 83 का बी होगा यानी इनपुट डेटा में पैटर्न पर संरचना खोजना बिना पूर्व परिभाषित लेबल के लिए होता है। यानी गैर पर्यवेक्षण शिक्षण का लक्ष्य क्या है? इनपुट डेटा में पैटर्न या संरचना खोजना बिना पूर्व परिभाषित लेबल के। ठीक है, अब 84 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कंप्यूटर विजन का क्षेत्र किससे संबंधित है? कंप्यूटर विजन का क्षेत्र किससे संबंधित? ऑप्शन नंबर बी है कंप्यूटर को डिजिटल छवियों या वीडियो से उच्च स्तरीय समझ प्राप्त करने में सक्षम बनाना। यानी कंप्यूटर विजन का क्षेत्र किससे संबंधित है? कंप्यूटर को डिजिटल यानी छवियों या वीडियो से उच्च स्तरीय समझ प्राप्त करने में सक्षम बनाना होता है। अब 85 नंबर क्वेश्चन कर रहा है AI ह्यूरिस्टिक सर्च क्या है? AI ह्यूरिस्टिक सर्च क्या है?
ऑप्शन नंबर बी होगा एक खोज तकनीक जो समाधान खोजने के लिए अनुमान या अंगूठे के नियम का उपयोग करती है, जो इष्टतम नहीं हो सकती है लेकिन व्यवहारिक रूप से पर्याप्त है। अब 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डीप लर्निंग क्या है। डीप लर्निंग क्या है? ऑप्शन नंबर ए है मशीन लर्निंग का एक उप क्षेत्र है जो कई परतों वाले कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क पर आधारित है। डीप लर्निंग क्या है? यानी मशीन लर्निंग का एक उप क्षेत्र जो कई परतों वाले कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क पर आधारित है। अब 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं एआई में बैक प्रोपैगेशन एल्गोरिथ्म का उपयोग किस लिए किया जाता है? किस लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी है तंत्रिका नेटवर्क में त्रुटि के आधार पर वजन को समायोजित करके प्रशिक्षित करने के लिए किया जाता है। यानी एआई बैक प्रोग्रेशन एल्गोरिथ्म का उपयोग किस लिए किया जाता है? तंत्रिका नेटवर्क में त्रुटि के आधार पर वजन को समायोजित करने की प्रशिक्षित करने के लिए किया जाता है। अब 88 नंबर क्वेश्चन है C2C ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का एक उदाहरण है। किसका है? ऑप्शन नंबर सी है ई बे का। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक बे। C2C ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स प्लेटफॉर्म का एक उदाहरण कौन है? ई बे। कौन है? इलेक्ट्रॉनिक बे। अब 89 नंबर क्वेश्चन है ई कॉमर्स में शॉपिंग कार्ट सॉफ्टवेयर का क्या कार्य है? ऑप्शन नंबर बी है ग्राहक द्वारा चुने गए आइटम को ट्रैक करना और खरीदारी प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना होता है। यानी ई कॉमर्स में शॉपिंग कार्ट सॉफ्टवेयर का क्या कार्य है? ग्राहक द्वारा चुने गए आइटम को ट्रैक करना और खरीदारी प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना होता है। अब 90 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मैन इन द मिडिल अटैक क्या है? क्या है? ऑप्शन नंबर ए है एक हमलावर दो पक्षों के बीच संचार को गुप्त रूप से रिले करता है और संभवतः बदल देता है। ठीक है, 90 का हो गया ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, यानी मैन इन द मिडिल अटैक क्या है? एक हमलावर दो पक्षों के बीच संचार को गुप्त रूप से रिले करता है और संभवतः बदल देता है। अब आगे देखते हैं 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कॉपीराइट क्या सुरक्षा प्रदान करती है? ऑप्शन नंबर कौन करता है? सी, यानी साहित्य नाटकीय संगीत और कलात्मक कार्यों जैसी मौलिक कार्यों की अभिव्यक्ति। यानी कॉपीराइट जो है क्या सुरक्षा प्रदान करती है? साहित्य एक नाटकीय संगीत और कलात्मक कार्यों जैसी मौलिक एक गुप्त कार्यों की अभिव्यक्ति करती है। ठीक है, अब 92 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सूचना सुरक्षा में अभिगम नियंत्रण का उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर बी है यह सुनिश्चित करना कि केवल अधिकृत उपयोगकर्ताओं के पास विशिष्ट संसाधनों तक पहुंच हो। यानी सूचना सुरक्षा में अभिगमन नियंत्रण का उद्देश्य क्या है? यह सुनिश्चित करना कि केवल अधिकृत उपयोगकर्ताओं के पास क्या विशिष्ट संसाधनों तक पहुंच हो। अब 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रैनसमवेयर किस प्रकार का मेलवेयर है? ऑप्शन नंबर सी होगा जो पीड़ित के डेटा को एनक्रिप्ट करता है और डिस्क्रिप्ट कुंजी के लिए फिरौती मांगता है। यानी रैनसमवेयर किस प्रकार का मेलवेयर है? जो पीड़ित को डेटा के एनक्रिप्ट करता है और डिस्क्रिप्शन कुंजी के लिए क्या करता है? फिरौती मांगता है। अब 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं CMY के कलर मॉडल का उपयोग मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? 94 का ऑप्शन नंबर सी होगा प्रिंटिंग। कहाँ किया जाता है? प्रिंटिंग में किया जाता है। CMY के कलर मॉडल का उपयोग मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? प्रिंटिंग में किया जाता है। अब 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डिजिटल क्या है? डिजिटल ऑडियो में सैंपल रेट क्या निर्धारित करता है? क्या करता है? ऑप्शन नंबर बी है ऑडियो सिग्नल की आवृत्ति रेंज जैसे कैप्चर किया जा सकता है। यानी उच्चतम आवृत्ति। यानी डिजिटल ऑडियो में सैंपल रेट क्या निर्धारित कर सकता है?
ऑडियो सिग्नल की आवृत्ति रेंज जिससे कैप्चर किया जा सकता है। उच्चतम आवृत्ति हर्ट्ज यानी अधिक हर्ट्ज। 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर ग्राफिक्स में ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि यह ऑप्शन वस्तुओं की स्थिति, आकार और विन्यास के संशोधित करने के लिए किया जाता है। यानी कंप्यूटर ग्राफिक्स में ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग क्यों किया जाता है? वस्तु की स्थिति, आकार और विन्यास के संशोधन के लिए किया जाता है। 97 नंबर क्वेश्चन है, इमेज प्रोसेसिंग में नॉइज रिडक्शन का उद्देश्य क्या है? क्या है? ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, छवि में अवांछित विविधताओं को दबाना या हटाना होता है। छवि में अवांछित विविधताओं को दबाना या हटाना होता है। अब 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वेक्टर ग्राफिक्स और रास्टर ग्राफिक्स में मुख्य अंतर क्या है? ऑप्शन नंबर बी होगा, रास्टर ग्राफिक्स पिक्सल पर आधारित होता है। रास्टर जो ग्राफिक्स पिक्सल पर क्या आधारित होता है? वेक्टर ग्राफिक गणितीय पथों पर, रेखाओं के वक्रों पर होता है। अब है 99 नंबर क्वेश्चन, वीडियो संपादन में ट्रांजिशन क्या है? वीडियो संपादन में ट्रांजिशन क्या है? ऑप्शन नंबर सी, यानी एक क्लिक से दूसरी क्लिक में बदलते समय उपयोग किया जाने वाला एक दृश्य प्रभाव, जैसे फेड वाइप है। क्या है? फेड वाइप है। यानी वीडियो संपादित में ट्रांजिशन क्या है? यानी एक क्लिक से दूसरी क्लिक में बदलते समय उपयोग किया जाने वाला एक दृश्य प्रभाव, जैसे फेड वाइप है। अब 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इमेज प्रोसेसिंग में थ्रेशोल्डिंग का उपयोग अक्सर किस लिए किया जाता है? किस लिए किया जाता है? ऑप्शन सी, अगर ग्रे स्केल छवि को बाइनरी छवि में बदलने के लिए और पिक्सल मानों को एक निश्चित सीमा मान के तुलना करके किया जाता है। यानी इमेज प्रोसेसिंग में थ्रेशोल्डिंग का उपयोग अक्सर किस लिए किया जाता है? ग्रे स्केल छवि को बाइनरी छवि में बदलने के लिए और पिक्सल मानों को एक निश्चित सीमा मान से तुलना करके किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा 100 क्वेश्चन समाप्त हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।